हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में एक और लेक्चर लेके मैं आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे स्टेट सक्सेशन, जो कि हमने वीडियो पूरी देख ली है, पढ़ ली है, मैंने आपके लिए बनाई है। आई होप आपने वो ज़रूर देखी होगी, क्योंकि उसके बाद आपको स्टेट सक्सेशन पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम उसी की रिवीजन के तहत टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टेट सक्सेशन के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन में लिंक है, उसे ज़रूर देखिए पहले। और अगर आपने वो देख ली है तो चलिए हम शुरू करते हैं और टॉप 30 क्वेश्चंस जानते हैं, ताकि हम किसी भी तरीके के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में ना फंसे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन आएगा, आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, आपको गैस करना है, मैं आपको आंसर बताता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, स्टेट सक्सेशन रेफर्स टू। अब स्टेट सक्सेशन का क्या मतलब है इन चारों में से, और हमेशा याद रखना MCQ का मतलब होता है आपको सही आंसर नहीं, आपको सबसे एग्जैक्ट, सबसे सटीक आंसर पर टिक करना होता है। सही कुछ भी हो सकता है कभी 2 आंसर सही हो तो आप कहोगे नहीं क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं, आपको सबसे सटीक आंसर पे टिक करना होता है जो सबसे एग्जैक्ट उस सिचुएशन पे लगता है, चाहे कहीं किसी भी टॉपिक का कहीं का भी MCQ हो, इसका ये रूल होता है। ठीक है, तो स्टेट सक्सेशन रेफर्स टू, स्टेट सक्सेशन का क्या मतलब है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट विद इन द सेम स्टेट। क्या गवर्नमेंट का चेंज होना स्टेट सक्सेशन है, या फिर ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी ओवर अ टेरिटरी है, या फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, या फिर टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रीटी है। तो देखो, ट्रीटी का टर्मिनेशन नहीं हो सकता, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टेट सक्सेशन नहीं कहते। चेंज ऑफ गवर्नमेंट विद इन द सेम स्टेट, एक स्टेट में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की आएगी, क्या हम कहेंगे स्टेट सक्सेशन हो गया? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी ओवर अ टेरिटरी। एक टेरिटरी की जो अखंडता हम जिसे बोलते हैं, सॉवर्निटी है, संप्रभुता, अखंडता, ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, तो हम सॉवरन है। ठीक है, अगर यही चीज़ ट्रांसफ़र हो जाए, किसी और स्टेट के पास चली जाए, तो हमारी सॉवरनिटी गई, और इसे ही हम क्या कहते हैं? स्टेट सक्सेशन। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। आई होप आपने सही गेस किया होगा। सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड में वीडियो नीचे लिया हूँ। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सक्सेशन इज प्राइमरली गवर्न बाय। अब ये प्रिंसिपल किससे गवर्न होता है? कस्टमर इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉ, UN चार्टर, या फिर बाईलेटरल ट्रीटीज़? गैस कीजिए आंसर, कमेंट में बताइए। पॉज करके आप कमेंट में लिख सकते हैं, फिर आप चेक करना आपका सही था कि नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सक्सेशन इज प्राइमरली गवर्न बाय, किससे गवर्न होता है? कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से, मतलब कस्टम से, जो भी इंटरनेशनल लॉ में कस्टम बनते हैं उसी से हम स्टेट सक्सेशन को प्राइमरली गवर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कन्वेंशन डील्स विद सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज़। अब बताओ, हमने देखा प्राइमरली तो कैसे बनता है? कस्टम से बनता है, लेकिन कुछ कन्वेंशन भी तो हमने बाद में किए होंगे ना, बिल्कुल करे होंगे। तो उनमें से विच कन्वेंशन डील्स विद सक्सेशन ऑफ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज़? ट्रीटीज़ के रिस्पेक्ट में सक्सेशन से कौन सा कन्वेंशन डील करता है? वियना कन्वेंशन के 3 पार्ट्स दिए हैं और एक जनीवा कन्वेंशन 1949। तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो वियना कन्वेंशन ही डील करता है, पर कौन सा वाला? 1978 वाला स्पेसिफिकली आपको ये क्वेश्चन लिख के, इसका आंसर लिख के अपने पास रखना है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वियना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, आर्काइव्स एंड डेट्स वॉज अडोप्टेड इन। अभी हमने जो पढ़ा पिछले क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड है कि वियना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, आर्काइव्स एंड डेट्स, ये कौन से ईयर में अडॉप्ट किया? 78, 83, 69 या 1991? तो इसका आंसर है 1983 वाला। अब देखो, अगर आप इसको थर्ड क्वेश्चन से रिलेट करोगे, उसका था 1978 वाला वियना कन्वेंशन किससे है? ट्रीटीज़ के रिस्पेक्ट में है। और ये आप फोर्थ क्वेश्चन में देख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? स्टेट प्रॉपर्टी, आर्काइव्स एंड डेट्स के रिस्पेक्ट में 83 वाला है वियना कन्वेंशन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सक्सेशन इन्वॉल्व्स चेंज इन। बहुत अच्छी बात है। देखो, स्टेट सक्सेशन में आता क्या है कि किस में चेंज होगा? गवर्नमेंट में, लीगल पर्सनालिटी में, हेड ऑफ द स्टेट में, या सिटीजनशिप में? किस में चेंज होगा? अगर स्टेट सक्सेशन हुआ है तो क्या चेंज होगा? लीगल पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टेट सक्सेशन हो गया। पहले अगर मान लो किसी एक हिस्सा है या पोर्शन है, चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल अभी ले लेते हैं, जैसे पाकिस्तान है। ठीक है, अब इंडिया ने पाकिस्तान को क्या कर लिया? सक्सीड कर लिया, कब्जा कर लिया, या फिर जो हम उसको जीत गए। ठीक है, अब क्या होगा?
पाकिस्तान क्या बन जाएगा, पाकिस्तान नाम का कोई चीज़ रह ही नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो एंटिटी थी वो ख़त्म हो गई, उसकी लीगल पर्सनैलिटी ख़त्म हो गई। आपका नाम मान लो XYZ है, और आपका नाम XYZ क्यों है? वो आपकी लीगल पर्सनैलिटी है। आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके आधार कार्ड में, आपके पैन कार्ड में, तो वो आपकी लीगल पर्सनैलिटी होती है। ऐसे ही किसी भी देश का नाम उसकी लीगल पर्सनैलिटी है। अब पाकिस्तान ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान नाम से गया। अब वो जो लैंड टेरिटरी है वो तो वहीं पे रहेगी, वो हो जाएगी इंडिया, या फिर हम उसको जो भी नाम देना चाहे, लेकिन लीगल पर्सनैलिटी में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट एमर्जिंग फ्रॉम कॉलोनियल रूल इज कॉल्ड। एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट है, किससे एमर्ज हुआ है? फ्रॉम कॉलोनियल रूल से एमर्ज हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉलोनियल रूल मतलब किसी ने आपके ऊपर शासन किया, फिर वो चले गए और एक नया स्टेट बन गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाई उसी की तो बात हो रही है, उसी को तो हम कहेंगे सक्सेसर स्टेट है। सक्सेसर क्या होते हैं? जैसे आपके दादाजी के सक्सेसर आपके पापा के सक्सेसर आप, ठीक है। तो ऐसे ये सक्सेसर क्या होता है? आगे आने वाली नई पीढ़ी। अब किसी एक पुराने स्टेट में से एक नया स्टेट निकला है, तो वो क्या होगा? सक्सेसर होगा, वो भी स्टेट का। प्रीडिसेसर क्या होता है? पिछला वाला स्टेट जिसमें से निकला है। कॉलोनाइजिंग पावर एंड प्रोटेक्टोरेट ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। नाउ 7th है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीन स्लेट। बहुत अच्छा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीन स्लेट एक रूल है जो कि मैंने सक्सेशन में आपको बताया है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, या बताओ आप पहले गेस करो, सक्सेसर स्टेट इनहेरिट्स ऑल ट्रीटीज़, सक्सेसर स्टेट इनहेरिट्स नो ट्रीटीज़, ट्रीटीज़ कंटिन्यू ऑटोमेटिकली, या फिर ट्रीटीज़ आर रीनेगोशिएटेड बाय द UN। पहले इस क्वेश्चन का मतलब हल्का सा मैं आपको समझा दूँ क्या होता है। देखो, क्लीन स्लेट का मतलब होता है कि जब भी हम कोई, मतलब ये तरीका होता है एक तरीके से। क्लीन स्लेट से आप क्या समझ रहे हो? मतलब जो स्लेट है, लिखने वाली चीज़ें वो बिल्कुल क्लीन है। क्लीन मतलब उसमें पहले का कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। इसका मतलब है अगर किसी एक स्टेट ने दूसरे स्टेट को कैप्चर किया, ठीक है, अब वो चाहे तो उसको क्लीन स्लेट से अगर वो अपनाता है, इसका मतलब है कि जो पुरानी उसकी किसी की भी देश के साथ ट्रीटी थी वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगी और बिल्कुल ज़ीरो से माना जाएगा कि इसकी कोई ट्रीटी अभी तक नहीं है, ठीक है। तो ये होता है क्लीन स्लेट। तो इसका मतलब क्या है कि सक्सेसर स्टेट इनहेरिट्स करेगा ऑल ट्रीटीज़ को, इनहेरिट करेगा नो ट्रीटीज़, ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होगी या फिर रीनेगोशिएट होगी। तो क्लीन स्लेट है तो मतलब कोई भी ट्रीटी क्या होगी? सक्सेसर स्टेट इनहेरिट नहीं करेगा, तभी तो उसे क्लीन स्लेट मिलेगी बिल्कुल एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन स्लेट रूल पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। नाउ 8th क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। अब देखो, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी एक दूसरी थ्योरी है, जैसे क्लीन स्लेट है वैसा ही है। इन स्टेट सक्सेशन मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि ओल्ड ऑब्लिगेशन, देखो उसी का ऑपोजिट होगा, ठीक है ना। उसमें क्या था? हमें बिल्कुल क्लीन स्लेट मिली है और सारी चीज़ें पुरानी, सारी ट्रीटी ऑब्लिगेशन सब खत्म, हम नहीं उसे अपनाने वाले। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो अपनाएंगे ना। तो अपनाने वाला कौन सा आपको ऑप्शन सही लगता है? देखो ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ट्रीटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस कंटिन्यू। तो यही है कॉन्टिन्यूटी थ्योरी कि ये चलेगा भाई, जो पुरानी ट्रीटी है वो चलेगी, ऑब्लिगेशंस सेम चलेंगे। नाउ द क्लीन स्लेट प्रिंसिपल इज मोस्ट एप्लीकेबल इन। क्लीन स्लेट प्रिंसिपल मोस्टली कहाँ लगता है ये बताओ? यूनिफिकेशन, डिसोल्यूशन, मर्जर या इंडिपेंडेंस, कहाँ लगेगा? हम कब ऐसा मानेंगे कि कोई भी ट्रीटी नहीं हुई भाई, हमें बिल्कुल नया एक क्लीन स्लेट स्टेट चाहिए? इंडिपेंडेंस में, मर्जर में, डिसोल्यूशन में या यूनिफिकेशन में? ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। इसका होगा कॉलोनियल इंडिपेंडेंस में। क्यों? क्योंकि देखो, अब जब अंग्रेज़ लोग हमें आज़ाद करके 1947 में अपने वापस चले गए, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया देखो, हमारी जो भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कानून हमने खुद अपनाए, हमने खुद अग्री किया, हमने उनके लिए कानून बनाया कि हम ये चीज़ें अपना रहे हैं, जब तक कि हम इन्हें स्पेसिफिकली हटा नहीं देते। तो वो हमारी मर्ज़ी थी। अदरवाइज़ उन्होंने किसी से ट्रीटी करी, उन्होंने किसी से क्या बोला, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सब चीज़ें क्या हो जाती है? वो चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। और ये सिर्फ वहीं की बात नहीं है, कहीं भी जैसे कोई भी इंडिपेंडेंट किसी चीज़ को करता है तो उसको ज़ीरो से शुरू करने को बोलता है। जैसे मान लो अगर आपके घर वालों ने आपको इंडिपेंडेंस दे दी, ठीक है, मतलब आपके घर आप बहुत बोल रहे थे कि नहीं मुझे तो इंडिपेंडेंट बनना है, और उन्होंने कहा ठीक है चल ये बैग पकड़ और निकल बाहर। अब उन्होंने आपको बैग पकड़ा के घर से बाहर रख दिया, अब आप ज़ीरो से शुरू हो, ठीक है ना, ज़ीरो से हो तो क्लीन स्लेट है। तो ये क्या है? आपको जब भी इंडिपेंडेंस मिलेगी तो आप ज़ीरो से ही शुरू होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, समझ गए आई होप। तो ये चीज़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टेट सक्सेशन। इनमें से किस तरीके का स्टेट सक्सेशन नहीं होता? डिसमेंबरमेंट, एनेक्सेशन, कॉलोनाइजेशन या कॉन्फिस्केशन। तो ये 3 तरीके
आते हैं स्टेट सक्सेशन में और एक नहीं आता, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिस्केशन। ये तो जब्त करना, ये कोई स्टेट सक्सेशन का पार्ट नहीं है, जबकि ऊपर के तीनों है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन टू और मोर स्टेट्स यूनाइट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, दो या दो से ज़्यादा स्टेट मिल गए और एक नया स्टेट बना दिया, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारे 50 स्टेट्स मिल गए और एक नया बना दिया, क्या बोला उसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये क्या हुआ, डिसमेंबरमेंट, मर्जर और यूनिफिकेशन, सेसेशन या ऑक्यूपेशन। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है स्टेट सक्सेशन की, तो आप इसको बिल्कुल मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही आपने आंसर लगा दिए होंगे, आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यार मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप ज़रूर देखें, ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, बहुत सारे स्टेट मर्ज हुए, तो हम क्वेश्चन से पता लगा सकते हैं कि मर्जर है। और यूनिफिकेशन है, यूनिफिकेशन भी कैसे, बहुत सारी चीज़ें मिलके जब एक यूनिफाइड हो जाती है तो वो यूनिफिकेशन होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेट डिसमेंबरमेंट। इसका कोई एग्जाम्पल इनमें से कि जो स्टेट डिसमेंबरमेंट का कोई एग्जाम्पल सटीक बैठता हो। यूएसएसआर का ब्रेकअप होना क्या डिसमेंबरमेंट था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डिसमेंबरमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक साथ आए। मर्जर ऑफ इजिप्ट एंड सीरिया डिसमेंबरमेंट नहीं हो सकता। और यूरोपियन यूनियन का बनना, ये भी कोई डिसमेंबरमेंट नहीं है। डिसमेंबरमेंट का मतलब है कि मेंबर्स अलग अलग हो जाएं और अपनी एक अलग एंटिटी बना ले। तो यूएसएसआर वाला एग्जांपल बिल्कुल सही है। ठीक है। तो यूएसएसआर पहले बहुत बड़ा था, 15 देश थे, और फिर 15 देश अलग अलग टूटे, तो सबसे बड़ा रशिया हुआ, फिर यूक्रेन, ये सब चीज़ें 15 छोटे छोटे और बाकी 13-14 देश हैं छोटे छोटे, तो वो कहाँ से निकले, यूएसएसआर से निकले। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डील्स विद स्टेट सक्सेशन, कौन सा केस स्टेट सक्सेशन से डील करता है। देखो ये जो भी केसेस है ना, मैंने इन पे अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो भी बना रखी है और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया है, और आपको अगर चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब चीज़ें हैं वैसे। ठीक है। तो बताओ भाई कौन सा है स्टेट सक्सेशन से कौन सा केस डील करता है। असाइलम केस नहीं, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल बिल्कुल नहीं, लोटस तो शिप है वो भी बिल्कुल नहीं। टिनोको आर्बिट्रेशन क्या है, ये टिनोको आर्बिट्रेशन इसी से डील करता है, ये भी मैंने बता रखा है, टिनोको कंसेशन केस। नाउ 14th क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ यूटी पॉजिटिविटीज जूरिस। इस लैटिन वर्ड को याद रखना, इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट सक्सेशन, तो किससे डील करेगा, टेरिटोरियल बाउंड्रीज ड्यूरिंग सक्सेशन, उसी से ये डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ स्टेट। अच्छा ठीक है, इन केस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ स्टेट, एक देश है उसमें से कुछ सेपरेट हो गया, तो जो प्रीडिसेसर स्टेट है वो बचेगा या नहीं बचेगा, कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट, सीजेस टू एग्जिस्ट, मर्जेस इनटू द न्यू स्टेट, या बिकम्स अ कॉलोनी। बताओ, दिमाग लगाओ। अगर कोई एक स्टेट है, ठीक है, मान लो पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में से बलूचिस्तान अलग हो गया, तो क्या जो बचा हुआ एरिया है पाकिस्तान का वो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और क्या वो नहीं रहेगा, बी ऑप्शन नहीं, क्यों, उसे क्या हो गया, मर्जेस इनटू द न्यू स्टेट या बिकम्स अ कॉलोनी। तो ये अलग चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें, वो जो निकल गया उसकी मर्जी थी, लेकिन जो पिछला है वो तो रहेगा ना, कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट, ये चीज़ें हैं। द प्रीडिसेसर स्टेट मतलब पिछला वाला स्टेट इज द स्टेट दैट गेन्स इंडिपेंडेंस, नहीं, उसको इंडिपेंडेंस थोड़ी मिलेगी, इंडिपेंडेंस तो नए वाले को मिलेगी ना, जिसको बैग थमा के घर के बाहर रख दिया वो नया वाला है, उसको इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो प्रीडिसेसर तो पिछला है, ए ऑप्शन नहीं होगा। द स्टेट विच सीजेस टू एग्जिस्ट, नहीं, वो भी रहेगा। द न्यू स्टेट फॉर्म्ड आफ्टर मर्जर, या फिर द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन, इसका ऑप्शन क्या होगा, तो द स्टेट विच सीजेस टू एग्जिस्ट। अब आप कहोगे यार पिछला वाला खत्म थोड़ी हुआ, हाँ, इसीलिए मैंने कहा था एमसीक्यू में हमेशा सही आंसर मत ढूंढना, सबसे एग्जैक्ट ढूंढना 4 ऑप्शंस में से कि जो उस सिचुएशन में सबसे सटीक आंसर है। कैसे, देखो, जिसको इंडिपेंडेंस मिलेगी वो सक्सेसर स्टेट होता है, प्रीडिसेसर नहीं होता, ये आपको पता है, तो ए तो नहीं होगा। सी देखो, द न्यू स्टेट फॉर्म्ड, न्यू स्टेट तो बना ही नहीं ना, वो तो ओल्ड है, आप खुद क्वेश्चन में बता रहे हो प्रीडिसेसर है। डी इज द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन, यूएन का यहाँ पे कैसे कहाँ रोल आ गया, यूएन क्यों रिकॉग्नाइज करेगा उसे, तो ए सी डी ये तो किसी भी सिचुएशन में बैठते नहीं है, लेकिन बी कैसे बैठता है वो समझो। द स्टेट विच सीजेस टू एग्जिस्ट, बिल्कुल हो सकता है कि इतना पोर्शन निकल गया कि जो पिछला स्टेट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या हो गया, खत्म हो गया ना वो, तो ये ऑप्शन फिर भी उससे रिलेट करता है। इसीलिए सबसे सटीक आंसर ढूंढना होता है, हमेशा सेम क्वेश्चन का सेम आंसर आपको नहीं लगाने को मिलेगा, क्योंकि ऑप्शंस बदल जाएंगे। तो ये चीज़ें इसमें होगा बी, तो ये आपको इस तरीके से चलना पड़ता है। नाउ 17th क्वेश्चन इज
विच आर्टिकल ऑफ वियना कन्वेंशन 1978 वाला है प्रोवाइड्स फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल नंबर 34, ठीक है। नाउ विच टाइप ऑफ सक्सेशन अकर्ड इन द केस ऑफ चेकोस्लोवाकियाज डिवीजन इनटू चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया? ये दो देश बने, एक था पहले पूरा, उसमें से दो बने, तो ये किस तरीके का सक्सेशन हुआ? सेसीशन, डिसमेंबरमेंट, यूनिफिकेशन या एनेक्सेशन? देखो यूनिफिकेशन तो होगा नहीं क्योंकि कोई यूनिफाइड नहीं हुआ। एनेक्सेशन तब होता है जब कोई जीत के ले जाए आधा हिस्सा आपका। डिसमेंबरमेंट, मेंबर्स अपना अलग अलग हो गए। और सेसेशन का मतलब है कुछ एक पोर्शन अलग हो गया, कट गया। तो इसमें ये सबसे सही क्या बैठता है? डिसमेंबरमेंट, क्योंकि दो थे, मिले थे, अलग हो गए, अलग अलग मेंबर हो गए, तो डिसमेंबरमेंट, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं किसी से भी रिलेटेड। एंड नाउ 19th क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी वॉज अप्लाइड इन विच केस? कौन से केस में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी अपनाया गया था? तो द आंसर इज यूएसएसआर एंड रशिया के सक्सेशन में क्या अपनाया गया था? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब सारे के सारे देश क्या रहेंगे? कॉन्टिन्यू रहेंगे और ये सब चलता रहेगा। ओके तो और ये कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि यूएसएसआर की जितनी भी सारी चीज़ें थी ना वो सब किसके पास गई? उसका सक्सेसर कौन बना? रशिया बना मेजरली, तो वो सब रशिया के पास चली गई। तो इसी केस में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी अपनाई गई थी, क्योंकि वरना ज़्यादातर क्या होता है कि बट जाती है चीज़ें या फिर ज़ीरो से शुरू करते हैं, लेकिन रशिया था नहीं, मतलब अलग अलग देश थे यूएसएसआर के अंदर, पूरा यूएसएसआर ही था। अब जब रशिया अलग बना, सबसे बड़ा बना, तो यूएसएसआर की जितनी भी सारी चीज़ें थी, चाहे आपकी डिफेंस की हो, डेवलपमेंट की हो, या बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाली, सब किसको मिली? रशिया को। तो 20th क्वेश्चन इज विच स्टेट सक्सीडेड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ यूगोस्लाविया इन द यूएन? विच स्टेट सक्सीडेड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ यूगोस्लाविया का किसने अडॉप्ट किया सारी चीज़ें? तो जो उसका सक्सेसर होगा उसी ने किया होगा। और यूगोस्लाविया का सक्सेसर कौन था? सर्बिया। ओके नाउ 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग स्टेट सक्सेशन एंड डेट्स? ऑल डेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर, नो डेट्स ट्रांसफर इन एनी केस, डेट सक्सेशन डिपेंड्स ऑन अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, या फिर द यूएन डिसाइड्स द डिवीजन ऑफ डेट्स? कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है रिगार्डिंग स्टेट सक्सेशन जब होता है और उनका जो कर्जा होता है उसको लेकर? क्या सारा डेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है? कुछ नहीं होता। डेट सक्सेशन डिपेंड्स ऑन अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट पर डिपेंड करता है या फिर यूएन डिसाइड करता है? तो भाई देखो इसमें सबसे सही आंसर है सी वाला, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके बीच में अग्रीमेंट क्या हुआ है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा या फिर नहीं होगा, नया स्टेट किस पोर्शन में लेगा, किस रेशियो में लेगा, और अगर नहीं लेगा तो आप अग्री करते हो कि आपके ऊपर ही सारा डेट रहने वाला है। तो ये होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 1983 वियना कन्वेंशन स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगी? आप खुद ही दिमाग लगाओगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि सिर्फ मिलिट्री की प्रॉपर्टी नहीं, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन नहीं, इसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे कि वियना कन्वेंशन स्टेट प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड? मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ऑफ द स्टेट अब्रॉड, स्टेट की प्रॉपर्टी अब्रॉड में, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लीन स्लेट। देखो क्लीन स्लेट इतना इंपॉर्टेंट है ना यार, ये हर जगह आता है। क्लीन स्लेट प्रिंसिपल को और क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं टेबुला रासा, ये इसका अपना फॉर्म है कहने का, लेकिन आप इसको आपको याद रखना है। जस्ट क्वेश्चंस तो कहेंगे नहीं, आपको पता है, ये किसी और को कहते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाई है। पैक्टा सेंट सर्वांडा कंप्लीट वीडियो बनी है, ये अलग चीज़ें हैं। यूटी पॉजिटिविटीज पीछे हम बात कर चुके हैं इसी स्लाइड में, इसी वीडियो में। एंड क्या बचा फिर? ऑप्शन नंबर बी। 24th है विच ऑर्गन ऑफ द यूएन डील्स विद रिकॉग्निशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स? कौन सा ऑर्गन ऑफ द यूएन डील करता है रिकॉग्निशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट से? सिक्योरिटी काउंसिल क्या सबको रिप्रेजेंट करता है? जनरल असेंबली, आईसीजे या सेक्रेटरीट? किसको कौन सा ऑर्गन डील करता है? तो किसमें सारे मेंबर्स हैं? जनरल असेंबली में, तो वही तो करेगा, ठीक है। नाउ 25th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टेट सक्सेशन? स्टेट सक्सेशन होगा तो उसका इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है? सॉवरेनिटी चेंज होगी? बिल्कुल होगी, उसी को हम स्टेट सक्सेशन कहते हैं। नेशनैलिटी ऑफ इनहेबिटेंट्स चेंज होगा? दिमाग लगाओ। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होंगे? दिमाग लगाओ। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ओनली, इसमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा स्टेट सक्सेशन होने के बाद? तो सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ओनली थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें तो चेंज हो जाएगी। नेशनलिटी चेंज होगी क्योंकि वो देश ही नहीं रह गया, अब पाकिस्तान रह नहीं गया, तो आप कैसे कहोगे कि आई एम पाकिस्तानी? वर्ड इज़ पाकिस्तानी वर्ड, वो तो डिलीट हो चुका है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया। नाउ 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। सक्सेशन टू मेंबरशिप इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड्स ऑन, सक्सेशन टू मेंबरशिप इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस पर डिपेंड करता है?
अगर आपको सक्सेशन टू मेंबरशिप लेनी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, मान लो यूएन की, तो किस पर डिपेंड करेगा? कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगी क्योंकि आप पहले थे और आपने किसी को, आपका पुराना वाला जो प्रेडिसेसर था वो यूएन का मेंबर था, तो आप नए बने हो तो आपको ऑटोमेटिकली मेंबरशिप मिलेगी। सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल चाहिए या फिर इनमें से कोई भी नहीं? खुद दिमाग लगाओ, बहुत सही है, क्योंकि इसमें किसी को भी मेंबर बनना होता है तो सभी मेंबर्स की, मतलब सभी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की क्या चाहिए होती है? कंसेंट चाहिए होती है। ओके, वोटिंग के जरिए होता है ये सारा काम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द क्लीन स्लेट प्रिंसिपल अप्लाइज टू कॉलोनियल इंडिपेंडेंस, कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल अप्लाइज इन यूनिफिकेशन। अगर आप यूनिफाई हो रहे हो तो आपका पिछला जो भी है वो सब यूनिफिकेशन के जरिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्टेट सक्सेशन एंड रिकॉग्निशन आर आइडेंटिकल। स्टेट सक्सेशन एंड रिकॉग्निशन क्या आइडेंटिकल होते हैं? या फिर डिसमेंबरमेंट लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ प्रीडिसेसर स्टेट। अगर आपने डिसमेंबरमेंट किया तो पिछला वाला स्टेट खत्म हो जाएगा। भाई ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या ऐसा? ठीक है, तो इसका आंसर, सबसे सटीक आंसर जो कि गलत है, मतलब इसमें से गलत होनी चाहिए वो कथन, वो बताओ। स्टेट सक्सेशन एंड रिकॉग्निशन आइडेंटिकल होते हैं। देखो, अगर आपने पूरी वीडियो देखी आप बता दोगे कि स्टेट सक्सेशन और स्टेट रिकॉग्निशन अलग होता है। आपने सक्सेशन तो कर लिया, ठीक है, किसी भी तरीके से कि आप अलग हुए, मर्ज हुए, कैसे हुए, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज़ किया गया कि नहीं, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, तो वो अलग चीज़ है। तो इसलिए ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा आइडेंटिकल, नो भाई, नॉट आइडेंटिकल, ये अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी सारी चीज़ें में सिचुएशन बन सकती है कि भैया वो पिछला वाला स्टेट ख़त्म हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लीन स्लेट वाला कॉलोनियल इंडिपेंडेंस ठीक है, और बी भी ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिवर्सल सक्सेशन। अब यूनिवर्सल सक्सेशन हो रहा है, इसका क्या मतलब है? कि ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज टू सक्सेसर स्टेट, ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी ओनली, टर्मिनेशन ऑफ ऑल ऑब्लिगेशन, या फिर सस्पेंशन ऑफ सॉवर्निटी। अब यूनिवर्सल सक्सेशन है, नाम ही बता रहा है इसका कि सारी की सारी चीज़ें ही हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। नाउ विच केस कन्फर्म दैट चेंज इन गवर्नमेंट डज नॉट अफेक्ट स्टेट ऑब्लिगेशन। कि भैया चेंज इन गवर्नमेंट, अगर सरकार चेंज होती है तो उससे आपके ऑब्लिगेशन में कोई चेंज नहीं होगा। पहले तो ये देखो, इंटरनली भी समझो और इंटरनेशनल लेवल पे भी समझो। मान लो आज बीजेपी की गवर्नमेंट है और अब आने वाले इलेक्शन में मान लो बीजेपी को वोट्स नहीं मिले इतने कि वो सरकार बना पाए और कांग्रेस जीत गई। ठीक है, अब क्या होगा? क्या बीजेपी ने जो भी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करी है बाहर किसी भी देश में या फिर अंदर जो भी रूल्स बनाए हैं, क्या वो डे वन से या फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और कांग्रेस उसे डिनाई कर सकती है कि नहीं नहीं, हम क्यों आईएमएफ का कर्जा लौटाएंगे? भाई वो तो बीजेपी ने लिया था, इतना कर्जा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था जितना इन्होंने ले दिया, हम क्यों चुकाए? ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो विच केस कन्फर्म दैट चेंज इन गवर्नमेंट, किस केस ने कन्फर्म किया था कि गवर्नमेंट चाहे चेंज हो जाए लेकिन स्टेट की जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशन चेंज नहीं होगी, आप मुकर नहीं सकते। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस है, आपने जो काम किए हैं वो आगे ट्रांसफ़र होंगे ही होंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते वो तो पिछली सरकार का काम है, भाई हमें नहीं पता कुछ। नो। तो ये कौन से केस ने कंफर्म किया? टिनोको आर्बिट्रेशन, आइलैंड ऑफ पामाज स्टेट, निकारागुआ वर्सेस यूएसए और रिपेरेशन फॉर इंजरीज केस। कौन सा केस है आपको याद होना चाहिए? टिनोको आर्बिट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो इसको मैंने अब समझाया भी हुआ है वैसे वीडियो में, तो ये है इसमें। ठीक है, सेम डोमेस्टिक लेवल पे भी होता है और सेम इंटरनेशनल लेवल पे भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया 29th क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बाउंड्रीज ड्यूरिंग डीकोलोनाइजेशन इज एक्सप्रेस थ्रू। अब प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बाउंड्रीज ड्यूरिंग डीकोलोनाइजेशन, आप कॉलोनीज बना रहे हो, अलग अलग बन रहे हो, लो भाई इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग, ये अलग, वो अलग, डीकोलोनाइजेशन हो रहा है। इस एक्सप्रेस थ्रू कौन से स्टेबिलिटी ऑफ बाउंड्रीज को किस प्रिंसिपल से एक्सप्रेस किया गया है? यूटी पजेंटेटिस जूरिस। ये डॉक्ट्रिन इस पूरे ही मतलब स्टेट सक्सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में शायद ये 3rd क्वेश्चन होगा और अलग अलग तरीके से, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। और कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।